पागल, तुम्हें पता है इसकी क्या, ये क्या ड्रामा है, इसके लिए लोग पता नहीं मेरे पीछे कौन कौन नहीं पड़ा हुआ, कोई मिनिस्टर की सोर्स है, कोई इसकी है, कोई तुम्हारा दिमाग सही है? जो खुफिया शादी आपने की वो खुफिया शादियाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, यहाँ कोई चीज़ खुफिया रह सकती है? अच्छा, अच्छे खाने को डाइट कहते हैं, लाइफस्टाइल नहीं कहते। हाँ, डाइट पे आ गया बंदा। अगर वो अच्छा खा रहा है तो डाइट कर रहा है, भाई वो खाना खा रहा है प्रॉपर, ये बड़ा असल जिंदगी गुजार रहा है, वो जंक से ठीक हुआ है। वो ये मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ के, या आज कहीं खाने में भी जाओ, दावत में, यार आज तो डाइट छोड़ दो, तो वो डाइट नहीं होती भाई, मेरा लाइफस्टाइल है वो। माशाल्लाह आप भी खुद फिटनेस में है तो आपको पता होगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट टू अपने आप से लड़ना है रोज आपने ना, मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई आपको दिल चाह रहा है खाने को, आप नहीं खा पा रहे, क्योंकि आप पता है खाने के बाद जो गिल्ट होगा वो ज़्यादा खौफनाक है। अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम की, वहाँ जाके सब छोटा काम भी कर लेंगे, यहाँ नहीं करता कोई, क्योंकि यहाँ जज किया जाता है। लेकिन अपने मुल्क में आप जब जो भी हालात होते हैं, आप बादशाह होते हैं, इधर कुछ भी आप कर लेते हैं, आप काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हमारे एक्टर्स में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि यार मैं 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, तो मैं अब ये कपड़े नहीं पहन सकता, मैं ये कलर नहीं पहन सकता। ऐसा नहीं है। हमारे जो परदादा और दादा के ज़माने से हम यही सुन रहे हैं कि यार हालात सही हो जाएंगे, 10 साल में सही हो जाएंगे, 15 साल में हो जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल FHM पाकिस्तान के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो एक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं, होस्ट हैं, कुछ भी कह लें इनसे, और कोई भी इन्हें रोल दे दिया जाए वो रोल ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए बनाया गया है। कैसे हैं? खैर से सर, ठीक ठाक हैं आप? ठीक है। मुझे बताइएगा इतने सारे काम आप साथ कैसे कर लेते हैं? एक वक्त में एक काम कर रहे होते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ मैं, दूसरी चीज़ें साथ चला रहा होता हूँ, बिकॉज बिजनेस भी है और फिर कोई और किसी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और दूसरे के ऊपर बात हो रही है, तो उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन, उसमें लुक डिज़ाइन, ये वो, उस पर साइड पे काम और चल रहा होता है टीम के साथ। अच्छा, ये जो आपका डिज़ाइनर वाला वेंचर है तो बहुत पुराना है। हाँ, ये जो आपका स्किन केयर वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ है, क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? माशाल्लाह अमेजिंग रिस्पॉन्स, एंड इट्स जस्ट अ 2.5 year old ब्रांड, लेकिन उस पर जिस तरह की हमने क्वालिटी पे काम किया, चीज़ों को फिर मार्केट किया, और क्वालिटी होती है तो फिर कस्टमर रिपीट होता है। हम उस पर बहुत बिलीव करता हूँ मैं कि कस्टमर जो है वो एक दफ़ा तो चलें ले लेगा कि भाई एजाज़ असलम ने कहा है, दूसरी दफ़ा वो उसी वक्त लेगा जब उसे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, वो देखेगा प्रोडक्ट अच्छी है। तो यही चीज़ थी, और फिर मेरा आइडिया ये था कि मैं हमेशा हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल हों सारी। सो हमने स्किन केयर, नेचुरल स्किन केयर से इंट्रोड्यूस किया अपने ब्रांड को 2020 में। कोविड जब ख़त्म होना शुरू हुआ था दिसंबर 2020, उस वक्त जिस वक्त सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, और उस वक्त आपने जिस वक्त कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, उस वक्त मेरी प्लानिंग और वो जो है सैम्पलिंग के ऊपर काम हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें हमने उस टाइम में कर ली, और फिर हमने दिसंबर 2020 में ब्रांड लॉन्च किया विद स्किन केयर। फिर हमने उसमें कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ऐड की। फिर उसके बाद हमने 1-1.5 साल पहले फ्रेगरेंसेस स्टार्ट किए, तो हमने शुरू में 5 वेरिएंट लॉन्च किए थे, अब हमने 4 और किए हैं। सो फ्रेगरेंसेस में भी मेरा यही था, क्योंकि मैं हिमानी के साथ हूँ, तो मैं उनसे यही कहता था कि मुझे क्वालिटी जो है ना वो चाहिए, जो 1,00,000, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला परफ्यूम है, मुझे वो कहते थे कि यार ये 4-4.5 हज़ार में हम कैसे वो बेचेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, प्राइस हमें कम रखनी है, बेशक मार्जिनस कम हो, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी हो कि जो लोग वो वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं बिल्कुल हाई एंड, वो भी लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, और अब हमने वो ऐसे हमारे पास कस्टमर स्विच हो गए हैं जो कि तो आप खुद ट्राई करते हैं सर सब कुछ, क्योंकि आप खुद बड़े फिट हैं, तो ऐसा नहीं सारी प्रोडक्ट्स पे ट्राई करा रहा हूं। प्रोडक्ट सारी मैं बनाता ही उस तरह की हूँ जो मैं खुद यूज़ कर सकूँ, जो मुझे नहीं मिल रही होती। अच्छा जज भाई, कभी ये होता है कि कोई प्रोडक्ट आपकी क्रिटिसाइज होने जा रही हो या कोई डर हो, तो आपकी लेगेसी इतनी लंबी, तो वो ब्रांड नेम तो एजाज़ असलम ही यूज़ हो रहा है ना, तो ये नहीं होता कि यार इस ब्रांड की वजह से मेरा इतना बड़ा करियर को कुछ इशू ना आ जाए कोई? ये मैं बहुत सोच के सारी प्रोडक्ट्स निकालता हूँ, और फिर उसके इसीलिए हम बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं। फिर हमारे पैनल के ऊपर कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कुछ स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे हम पूरी कंसल्टेंसी करते हैं बिफोर लॉन्चिंग। यस भाई, अब आते हैं आपकी तरफ। ब्रांड तो आप डिस्कस हो गया, मुझे बताएं ये जो आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ था एज अ मॉडलिंग, फिर वो रोशू ड्रामा, ये कैसे स्टार्ट, उस ज़माने में आपने मॉडलिंग स्टार्ट कैसे कर ली, घर से क्या रेजिस्टेंस थी?
घर से रेजिस्टेंस जैसे अम्मी अभी की बच्चा थी। शुरू करता है, लड़की हाँ। शुरू करती है तो घर वाले शुरू हो जाते हैं, किधर जा रहे हो भाई, किस चक्कर में लग रहे हैं आप? अच्छा, मेरे जो फादर थे वो उन्होंने लाइव ड्रामे होते थे एक ज़माने में, जब वो तलत हुसैन साहब पीटीवी लाइव होता था, ड्रामे लाइव होते थे, तो उन्होंने उस ज़माने में एक्टिंग की हुई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अब वो जब लाइव होते थे तो ज़ाहिर है रिहर्सल्स बहुत होती थी ताकि लाइव में कोई गलती ना हो। तो मेरी अम्मी बड़ी अगेंस्ट थी, वो कहती थी इतना टाइम लगता है, सारा सारा दिन रिहर्सल्स, और ये तुम भी अब यही करोगे, तो अम्मी नहीं करने देती थी। तो जब मुझे मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की तो वो भी ऐसी एक्सीडेंटली थी। मुझे बड़ा शौक़ था, तो मेरा एक दोस्त है, उसके घर शूट हो रही थी। वो जैसे शूट के लिए अपना घर देते हैं ना, तो वो उसने अपना घर दिया हुआ था, वहाँ शूट हो रही थी एक कमर्शियल की। तो उसने मुझे बोला कमर्शियल की शूट हो रही है, आओ देखनी है तुम्हें। मैं चला गया, तो वहाँ जो कमर्शियल की टीम थी, बल्कि हिना जानती हैं वो, हिना के चचा वालिद साहब, तो वो वहाँ पर वो लोग शूट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, इसको ऑफ़र करके देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम मॉडलिंग करोगे? मैंने कहा यार ये तो काम हो गया मेरा। तो वहाँ पर मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। तो वो मेरा जो दोस्त है वो, उसको भी बड़ा शौक़ था मॉडलिंग का। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें इससे, तुम्हारे दोस्त से जो है कांटेक्ट करेंगे, इसको बता देंगे। मैंने कहा इसको बता दीजिएगा, आपको जब भी मुझे बुलवाना हो मैं आ जाऊँगा। तो बस वो बात आई गई हो गई। एक दफ़ा मैं ऐसे ही, वो आगा सुपर मार्केट होती थी, वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था, तो वो मुझे अशफाक भाई मिले। वो कहने लगे अरे तुम तो अमेरिका चले गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमेरिका नहीं गया। वो कहा अच्छा, हमने तुम्हारे दोस्त से पूछा अगर उसको कमर्शियल ऑफ़र करना है, तो उसने कहा कि वो तो चला गया पढ़ने के लिए। तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो थोड़ा, उसको ये लगा कि यार ये इसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो फिर मैंने वहाँ नंबर एक्सचेंज किया। उन्होंने मुझे फिर एक शेविंग क्रीम का, जिलेट का, वो मैंने कमर्शियल किया। तो वो मुझे ऑफ़र हुआ। अब उसमें 3 लड़के चाहिए थे, एक यासिर अख्तर था, एक मैं था, और तीसरा वो ढूंढ रहे थे। मैंने कहा यार उसको ले लें, मेरा दोस्त भी है, वो बुरा लगता है। कहने लगे यार वो उसने मना किया, मैंने कहा ले लें यार, वो फिर बुरी बात हो जाएगी। फिर बड़ी मुश्किल से उसका अप्रूवल आया, तो वो भी आ गया। छोटा सा उसका एक उसमें कैरेक्टर था, उसने वो वाहिद एक ही कमर्शियल किया। तो वो फिर मैंने किया। उसके बाद फिर मुझे एक और उसका शेविंग क्रीम का ऑफ़र हो गया। तो वो कमर्शियल इतना हिट हुआ जो मैंने दूसरा किया, वो टच मी शेविंग क्रीम का था, सिमी पाशा के साथ, बाइक, और ये वो बड़ा ज़बरदस्त एक उसका ना रिस्पॉन्स आया। कमर्शियल में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं, इतना नोटिस हुआ कि मुझे फिर अरूसा ड्रामे की ऑफ़र हुई। तो बजिया का मुझे कॉल आया। तो अब मेरी अम्मी जो है वो कहने लगी नहीं बिल्कुल नहीं करोगे तुम। मैंने कहा करने दें यार एक। कहने लगी नहीं, ये बहुत टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद जो करना है करना। मैंने अब्बा से सिफारिश लगवाई। अब्बा कहने लगे करो यार, अब्बा चाहते थे मैं करूं। मैंने कहा आप मनाएं अम्मी को। तो खैर अम्मी नहीं मानी। तो फिर मैंने अब्बा से फ़ोन करवाया बजिया को। वो कहने लगे भाई वो अभी पढ़ रहा है। तो फिर बजिया ने कहा हाँ पढ़ रहा है तो फिर ठीक है, पहले उसको पढ़ने दें, ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, फिर कोई और कर रहे होंगे, हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। फिर वो अदनान सिद्दीकी ने वो रोल किया। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो काजिम पाशा साहब का फ़ोन आया। कहने लगे हेलो काजिम पाशा बोल रहा हूँ। तो वो नाम इतना मशहूर था, मैं एकदम मैंने कहा जी जी जी। कहने लगे भाई एक ड्रामा है, तो वो आओ तुम और वो तुमसे करवाना है। मैं चला गया, जाके स्क्रिप्ट देखा। मैं उस वक्त तक जो है मॉडलिंग में जो है ना टॉप मॉडल बन चुका हुआ था। तो एक मॉडल वाला एटीट्यूड में गया, मैंने स्क्रिप्ट देखा। मैंने कहा ठीक है सर मैं लेके जा रहा हूँ घर में। लेके आ गया। अम्मी ने देखा, अम्मी कहने लगी फिर ले आए तुम इतने सारे स्क्रिप्ट। मैंने कहा एक तो करने दें। तो वो फिर अम्मी कहने लगी नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जो है फिर नेक्स्ट डे मैं गया, जाके मैंने काजिम साहब को वापस कर दिया। मैंने कहा यार घर से इजाज़त नहीं मिल रही। वो काजिम पाशा जो है ना वो एक उछल गए सीट से। वो कहने लगे, उनके आंसू आ गए ना। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को, वो इतने आंसू, वो अजीब हो गए ना। कहने लगे पागल तुम्हें पता है इसकी क्या ड्रामा है, इसके लिए लोग पता नहीं मेरे पीछे कौन कौन नहीं पड़ा हुआ, कोई मिनिस्टर की सोर्स है, कोई इसकी है, कोई तुम्हारा दिमाग सही है ये। मैंने कहा यार ये तो जो है डर गया ना। मैंने कहा मेरा दोस्त था वो मुझे छोड़ के आया था, उसको मैंने कहा था आधे घंटे के बाद मुझे ले लेना। मैंने 15 मिनट बाद ही उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मुझे ले जाओ आके, यहाँ तो मामला गर्म हो गया। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत शदीद चीखें चिल्लाए मुझ पे, और वो फिर मैं छोड़ के निकल गया। फिर जाके मेरे बहनोई जो थे ना, वो मेरे खालाजाद भाई भी थे, वो बड़ा सपोर्ट करते थे। तो उनकी अम्मी मेरी अम्मी जो ना उनकी बात बहुत सुनती थी। मैंने कहा उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये अम्मी ड्रामा नहीं करने दे रही, इनको बोले एक तो करने दें।
तो उन्होंने फिर अम्मी को समझाया, उन्होंने कहा एक करने दें भाई, उसका शौक है, आप क्यों नहीं उसको करने दे रही। तो अम्मी ने कहा अच्छा बस एक करेगा बस। फिर वो मैंने कासिम साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कासिम साहब वो मैं रेडी हूँ। 2 दिन बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद फिर बस वो जब स्टार्ट हुआ सिलसिला, तो फिर उसके बाद मॉडलिंग में भी आपको पता है एक स्टेप और इन्हांस हो जाता है, फिर कमर्शियल्स ये सब चीज़, सब बिज़ी होता था मैं कि एक दिन एक चीज़ चल रही है, एक दिन दूसरी, और वो इसी तरह फिर चलते रहे। फिर उसके बाद हमने वो समंदर जाग रहा है किया, नेवी का ड्रामा, फिर उसमें मैं, नुमान एजाज, अदनान, हम तीनों थे। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर एट दैट पॉइंट मैंने बड़ी अर्ली अपना ब्रांड भी एक वो कपड़ों का लॉन्च कर दिया। फिर जब मैंने लॉन्च किया ब्रांड, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ सीखना चाहिए इसमें। फिर मैं यूके गया, वहाँ से मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के जो कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज होते थे वो जाता था, करके आ जाता था, ताकि एक कलेक्शन कैसे लॉन्च करते हैं, थीम के ऊपर कैसे कपड़े बनाते हैं, वो सारी चीज़ें पता हों। तो वो सारी चीज़ें सीखी, बेसिक्स अपने करेक्ट किए, फिर उसको काम को बढ़ाया, बहुत आगे लेवल तक लेके गया। और फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं फिर बंद क्यों किया ब्रांड। 1995 में मैंने बंद हो गया अभी? हाँ, है नहीं बंद कर दिया था मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैं यूएस और यूके की मार्केट में ना इंडिविजुअली बना कर दे रहा था, और अभी भी 1-2 साल पहले तक दे रहा था। लेकिन फिर मेरा ये स्किन केयर ब्रांड आ गया बीच में, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और इस पर बहुत टाइम लगाता हूँ मैं अपने ब्रांड के ऊपर ना, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक टीम बनाई हुई है और उनको बोल दिया यार अच्छा ये कर लेना वो कर लेना, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट भी है इसके अंदर ज़्यादा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पूरी उसकी मार्केटिंग से लेके उसकी जो पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जितनी भी है, सब पूरा प्रॉपर मैं खुद इन्वॉल्व होकर करता हूँ। और उसकी वजह से किससे इंस्पायर हुए इस सिचुएशन में, ये जो हेल्थ के ऊपर इंस्पिरेशन कौन बना? इंस्पिरेशन मैं खुद ही था अपनी, इस वजह से कि मैं बहुत मोटा था बचपन में, शदीद मोटा, मतलब 44-45 वेस्ट होती थी मेरी, और आंखें, मुंह इतना बड़ा, बहुत बुली होती थी स्कूल में। तो ये मॉडल बनने से पहले उस वक्त क्या किया? उस वक्त आपको क्या लग रहा था मैं मॉडल बनूंगा जब आपने अभी वेट कम किया? मॉडल जब अपने फिट थे? हाँ, तो वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना पतला हो जाएगा कि मॉडलिंग शुरू कर देगा। तो अंदर से जो शक्ल थी असल में वो बाद में निकली ना, जब फैट वैट निकला सारा। तो वो बहुत मोटा था, तो बहुत बुली होती थी। तो फिर शर्मिंदगी भी होती थी जब आप बड़े हो रहे होते हैं 13-14 साल की उम्र में। फिर वो आपको एक रियलाइजेशन होती है कि भाई यार दिस इज़ द टाइम, यू नो, आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। तो उस वक्त मैंने अपने ऊपर डाइट पे कंट्रोल किया, वर्कआउट स्टार्ट कर दी, प्रॉपर जिम विम, और ये मतलब 2 टाइम जिम और खाने पे कंट्रोल। और जितना मैं जंक खाता था, 4-4 बन कबाब और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें वो छोड़ी। तो वो बेबी फैट होता है उस एज में, तो वो रियलाइज़ जल्दी हो गया। तो वो बहुत जल्दी मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, और वो फिर कम होते होते ऐसा सेट हुआ कि वो तब से सस्टेन कर रहे हैं। हाँ, को डाइट को सब, बस वो 13-14 साल की उम्र में जो मैंने जंक खाना पीना था वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं इतना डिसिप्लिन्ड हुआ। फिर मैं मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उस पर रिसर्च वक्त बड़ा एक्सटेंसिव करता हूँ, चाहे मेरा ब्रांड हो, चाहे अपने ऊपर हेल्थ की कोई प्रोडक्ट हो उसको। तो वो एक शौक़ भी है। तो वो इंस्पिरेशन मैं खुद ही अपने आप से ही मैंने ली, अपने मोटापे से ली कि भाई इसको कम कैसे करना। तो उसमें इतनी एफ़र्ट लगी सब कुछ कम करने में कि वो अब मैं वापस उस तरफ मुझे पता है कि मैंने कितनी एफर्ट की। उस एज में बंदा इंस्पिरेशन, ये बातें समझ में ही नहीं आती ना। हाँ, आपको पता नहीं, वैसे समझ में आगे बड़ी बात है, वरना तो वो जब वेट कम होना शुरू हुआ ना, तो आपको खुद अच्छा लगने लगता है। आप शीशे में देखता था मैं अपने आप को, यार ये तो सही हो रहा है, काम सही हो रहा है। फिर उसके बाद अब डर लगता है वापस ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो वो फिर आपको हमेशा वो होता है ना कि भाई यार इतनी मेहनत की हुई है। खाते हैं, पेप्सी से पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने उस वक्त जब छोड़ी उसके बाद से हाथ नहीं लगा, आज तक नहीं। क्या बात है यार। और कढ़ाई बढ़ाई मीठा खाऊंगा, सामने आ जाए कोई मेरे में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस अब आ गई है कि कुछ भी आप सामने रख दें, अगर मुझे खाना होगा तो मैं खाऊंगा, और अगर मुझे नहीं खाना तो मुझे बहुत कंट्रोल आ गया, तो मैं वो छोड़ देता हूँ जो चीज़ मुझे नहीं खानी। तो ये चीज़ में ये सेल्फ कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो वो फिर अगर मुझे अब खाना होता है तो मैं हफ्ते में 1 आध दिन कोई चीज़ खा ली, या क्वांटिटी इतनी थोड़ी खाता हूँ, लेकिन वर्कआउट मेरा 5 डेज से वीक होता है, तो
अब मुझे इतना मसला नहीं होता, लेकिन मेरी रिसर्च हाँ होती है कितनी कैलोरीज ले रही हाँ, क्या तो है मुझे इसके पता है अंदर, मैंने oil इतनी कितना है। कैलोरीज खा ली और मुझे बर्न कितना करना है और कितना कर लिया है, मैं एक्सेस में कितना ले सकता हूँ, क्या खा सकता हूँ, तो वो साइंस सारी समझ आ गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, तो वो आप जब समझ लेते हैं। अच्छा, अच्छे खाने को डाइट कहते हैं, लाइफस्टाइल नहीं कहते हैं। हाँ, डाइट पे आ गया अपना। अगर ये वो अच्छा खा रहा है तो डाइट कह रहा है, भाई वो खाना खा रहा है प्रॉपर, ये अब बड़ा असल जिंदगी गुजार रहा है, वो जंक से ठीक हुआ है वो। ये मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ के, या आज कहीं खाने में भी जाओ दावत में, यार आज तो डाइट छोड़ दो, तो वो डाइट नहीं होती भाई, मेरा लाइफस्टाइल है वो। और मैं अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, बेहतर चीज़ खा रहा होता हूँ, सो उससे होता ही है कि आप जो है वो आपकी स्किन भी ठीक रहती है, आपकी हेल्थ भी ठीक है। सर अपने दोस्तों को भी आपने बड़ा इंस्पायर किया, वो ठीक हो गए सारे, वरना पता नहीं अब तक तो वो। तो माशाल्लाह आप भी खुद फिटनेस में है, तो आपको पता होगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट टू रेजिस्ट। हाँ ना, मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई आप नहीं चाह रहे खाने को, आप नहीं खा पा रहे, क्योंकि आप पता है खाने के बाद जो गिल्ट होगा वो ज़्यादा खौफनाक है। गिल्ट भी, और उसके अलावा फिर आप जब एक दफ़ा शेप में आ जाते हैं, फिर आप डी शेप होते हुए अपने आप को नहीं देख सकते, तो वो एक रेजिस्टेंस और वो विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और हर कोई कर सकता है। कोई शादी जल्दी क्यों कर लिया आपने, वो कोई सजा दी थी घर वालों? अरे भाई अम्मा अब्बा ने कराई शादी बड़ी जल्दी, उनको यही था कि यार ये मॉडलिंग में चला गया है, अब तो ये कोई टिपिकल सोच थी ना, टिपिकल सोच जो हो जाएगा। हालांकि मुझे ये लगता है कि लड़कों को थोड़ा सा लेट शादी करनी चाहिए, पहले अपना करियर जो है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आप के साथ जब ज़िंदगी में लोग और ऐड हों, फैमिली ऐड होती है, जब शादी होती है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। सो जब थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाए ना, उसके बाद करनी चाहिए, वरना फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें उलझ जाते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फोकस आउट हो जाता है, फिर जहाँ पहुँचना हो वो गोल बड़ी दूर होते जाते हैं। सो एक ज़िंदगी में विजन होना, गोल होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका टारगेट क्या है, तो आपने उस टारगेट के पीछे जाना है, तो उसके लिए जो भी आपने एफर्ट करनी है वो तो करनी है, लेकिन जब विजन होता है, टारगेट होता है सामने, आपको पता होता है यार ये मेरी डेस्टिनेशन है, इस तक मुझे पहुंचना है, तो वो फिर उसके लिए ना आप रास्ते और अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके इर्द गिर्द ही होती हैं। तो अगर जब आपने विजन नहीं रखा होगा तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देंगे, आपको नज़र नहीं आती वो अपॉर्चुनिटीज़। कंप्लीट अरेंज मैरिज थी? कंप्लीट अरेंज मैरिज। तो उसके बाद फिर जो खुफिया शादी आपने की, वो खुफिया शादियाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, यहाँ कोई चीज़ खुफिया रह सकती है सोशल मीडिया आने के बाद। तो बस वो फिर शादी हुई, और फिर सर आपने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें आपने कहा कि बंदे को अपने एज के हिसाब से कैरेक्टर करना चाहिए, अगर वो हीरो नहीं दिख रहा तो उसको हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या मैसेज था, किसको दे रहे थे मैसेज? कब कहा था मैंने? अभी किसी जगह आपने कहा है कि जी कैरेक्टर जैसा बंदे की एज हो वैसा कैरेक्टर करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है? ऐसा मैंने लेकिन है बात तो ठीक है, लेकिन मैंने सब मुझे नहीं लग रहा याद मैंने कभी कहा है, लेकिन अगर कहा भी होगा तो मकसद ये है उसका कि कैरेक्टर जो आप एक तो एज एन एक्टर आप जो कर सकते हैं, आप जस्टिस कर सकते हैं उसके साथ, वो करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हमारे एक्टर्स में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि यार मैं 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, तो मैं अब ये कपड़े नहीं पहन सकता, मैं ये कलर नहीं पहन सकता। ऐसा नहीं है, आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सूट कर सकता है और जो आपको लगता है आप कैरी कर सकते हैं, हाउ टू कैरी, सो वो आप पहने, आपकी अपनी कंफर्ट होनी चाहिए। आप कुछ भी पहनेंगे, अगर किसी ने बात करनी है तो वो वैसे ही करेगा, किसी ने नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करना है तो वो करेगा, वो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, तो उसको बॉदर नहीं करना चाहिए। इजाज़ भाई, इंडिया से कोई ऑफ़र आई आपके पास इतने अरसे में? मेरे पास ऑफ़र आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में आई जब इंडिया में काम करना बड़ा मुश्किल था, बल्कि रिसेंटली भी आई, मेरे फ़ोन में भी एक मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड कराया, बहुत बड़ी फ़िल्म है, उसका मैंने ऑडिशन भी रिकॉर्ड कराया, तो उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट अदर कोई इंटरनेशनल है तो फिर कर सकते हैं। तो वो आपका है नहीं? आपका है नहीं, मेरा नहीं है, तो वो मामला ज़रा रुक गया बीच में। कोई शॉर्ट फिल्म, सीरीज़, नेटफ्लिक्स, कोई ऐसा प्लान है सर करने का? क्या कोई आपको ऑफ़र आती है तो इस तरफ जाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, ऑफ़र आएगी तो क्यों नहीं करूँगा। मुझे तो इंटेंस काम करने का बड़ा शौक़ है, अभी भी मेरा हुलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है। वैसे आप ज़्यादातर कॉमेडी या सीरियस वाला करते हैं? बीच वाला चॉकलेट हीरो वाला रोल आपका ज़रा कम हुआ हुआ है। नहीं, वो बीच में जो करने थे कर लिए, मुझे नेगेटिव रोल करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत होता है। एज एन एक्टर आपके पास वेरिएशन आप बहुत दे सकते हैं। जैसे मैंने चीख किया था तो वो स्टार्ट पॉजिटिव हुआ था, बट वो कन्वर्ट होते होते वो बिल्कुल नेगेटिव, और उसमें मेरे पास परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत था, बहुत सारे शेड्स थे उसमें कि किस तरह वो होता है, फिर वो पैरालाइज हो जाता है और
तो वो मार्जिन बहुत मिला मुझे उसमें। कोई ऐसा मुश्किल टाइम रहा है इस सारी सक्सेस जर्नी में जो आपको भूलता नहीं हो कि यार ये टाइम बड़ा मुश्किल था मेरा? मुश्किल टाइम देखें ज़रूर आता है हमेशा, और चाहे वो एक्टिंग हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, हर दफ़ा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो आया टाइम, मुश्किल वक्त भी आया, लेकिन मैंने हमेशा मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं सिचुएशन जो होती है उसको बड़ा कामली जो है ना डील करता हूँ कि जो चीज़ हो रही है वो तो हो रही है, अब उसमें से आपको निकलना कैसे है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी काम। अगर आप पैनिक करेंगे तो चीज़ें और ख़राब होती हैं। सो आपको बड़े काम होके और आपको ये देखना होता है कि आप ऐसी जब सिचुएशन आती है ना तो इंसान को सब लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरी होती हैं वो इंसान देख नहीं पाता, उनकी तरफ मिस कर देता है। सो आप अगर काम होते हैं, पेशेंस से डील कर रहे होते हैं, तो आपको दूसरा रास्ता निकालने में मुश्किल नहीं होती। तो आया टाइम 2-3 साल का ऐसा आया, लेकिन उसमें मैं ये देखता रहा कि मुझे इसमें से निकलना कैसे है। सो मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया, डाइवर्शन की, दूसरी तरफ निकला, और उसके बाद वापस उस जब आप एक ग्रूव में आ जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि यार हाँ इधर पोटेंशियल है, तो उस पर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो फिर वो आप निकल जाते हैं उस सिचुएशन से। लेकिन अगर आप उसको लेके बैठ जाएं एक चीज़ को, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर वो एंड ही हो जाता है। दरअसल कंट्रोल में कोई चीज़ ना हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो हालात हैं, सारी यूथ छोड़ के जा रही है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इसको मौका मिल रहा जा रहा है। जब आपकी कंट्रोल में कोई चीज़ ना हो तो बंदा क्या करे फिर सिचुएशन में? देखिए यूथ जा रही है, क्या करें आपको ख्याल में? अब यूथ जा रही है अगर, और ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं वो भी हो रहा है हमारा। सो मुझे लगता है कि ये अभी फ़िलहाल बहुत जल्दबाजी है कि आप छोड़ छाड़ के सब चले जाएं। लेकिन फिर एक परसेप्शन ये भी है कि हमारे जो परदादा और दादा के ज़माने से हम यही सुन रहे हैं कि यार हालात सही हो जाएंगे, 10 साल में सही हो जाएंगे, 15 साल में हो जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। तो हमारे जो पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने गुजार दिया, हमने भी इसी तरह सुनते सुनते गुजार दिए। तो जो 50 साल पहले प्रॉब्लम थी, 70 साल पहले थी, वही अब भी हैं। बिजली का प्रॉब्लम है, बेसिक चीज़ों के शदीद नहीं होता जा रहा थोड़ा? हाँ, होता जा रहा है साल 2 साल में खास तौर पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जाकर भी काम करना इतना आसान नहीं है। लोग जो इस होप में चले जाते हैं कि बाहर जाएंगे तो चीज़ें जी बड़ी आसान हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी की बात है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अगर कहीं है, अब लोग बहुत सारे अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम की, वहाँ जाके सब छोटा काम भी कर लेंगे, यहाँ नहीं करता कोई, क्योंकि यहाँ जज किया जाता है। तो ये हमारे माशरे की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना। अपने मुल्क में आप जब जो भी हालात होते हैं, आप बादशाह होते हैं, इधर कुछ भी आप कर लेते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत मजबूर होता है कोई तो वो चला जाता है अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मेरे ख्याल में जिसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उसको लगता है कि वो बाहर जाके कर रहा है, तो उसको ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि फिर ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार हमने नहीं गए, उस वक्त हम चले जाते तो ये हो जाता। तो वो कर लेना चाहिए, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है। लेकिन बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर चले जाते हैं, और वहाँ भी कुछ नहीं बनता, वहाँ पर भी कुछ नहीं। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो कि यहाँ से सब कुछ बेच बाच के चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं कर रहे, तो जो सेविंग्स थी वो भी कंज्यूम हो गई। अब उनको वापस आना है, वापस भी नहीं आ सकते कि यहाँ के क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं। तो वो फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वो जो स्ट्रगल यहाँ कर रहे थे वही वहीं पर भी कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। या तो आपके पास बिल्कुल पक्का कोई काम होगा, आपको पता है कि यार हाँ ये मैं जाऊँगा, ये कर लूँगा, और फिर मैं उस वापस ये जहन में रखें कि बाद में पाकिस्तान आऊँ, पाकिस्तान आके फिर उस चीज़ को और बेहतरी करूँ यहाँ के लोगों के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस परसेप्शन से आप जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आप कुछ कर सकते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस मुँह उठाया और चले गए। पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट मेयार से अब आप सेटिस्फाई हैं? आप समझते हैं कि बस सास बहू ड्रामा लगा हुआ है, या हम जो देखना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं? मेरे ख्याल में रेटिंग्स आ रही होती हैं जो ड्रामों की, तो वो फिर चैनल जो है उसका ये होता है कि हम उसी तरह के कंटेंट को बनाएं। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमें ज़रूरत है एक्सपेरिमेंटल कंटेंट की, जो कि नहीं बन रहा है यहाँ पर, और जो लोग देखना चाहते हैं देख रहे हैं। मैं आप अपनी बात करें, हम नेटफ्लिक्स पे जाके देख रहे होंगे, हम अमेज़ॉन पे, या हम जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो कंटेंट देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें चॉइस मिल जाती है अपनी। हमने अगर एक्शन देखना है, हमने थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी जो भी देखना है हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ अभी एक्सपेरिमेंटल काम नहीं हो रहा, डरते हैं सब के भाई पता नहीं चले ना चले, बैकफायर ना कर जाए।
ग्रीन चैनल अभी एक नया आया, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कंटेंट स्टार्ट किया। शुरू में रिस्पांस अच्छा नहीं था, बाद में बहुत अच्छा आया। हाँ, सो अब अच्छा आना चाहिए, तो इसका मतलब है लोग देखना चाहते हैं ना कोई डिफरेंट चीज़, कोई डिफरेंट कंटेंट। तो वो लोगों को थोड़ा थोड़ा हम जो दिखाना शुरू करेंगे, शुरू में थोड़ी आदत नहीं होगी, लेकिन फिर जब आदत हो जाएगी तो लोग देखेंगे हर तरह का कंटेंट, फिर आप माहिर बन जाएंगे। हाँ, तो हमें चाहिए, चैनल्स को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ना साइड पे एक प्रोजेक्ट इस तरह भी करें जो कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो, या ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को कवर करें जो नहीं कर रहे होते हम यूजुअली। लास्ट, क्रिटिसिज्म को कैसे डील करते हैं? यार पहले तो बड़ा गुस्सा आता था, अब तो सिर्फ अब तो मैं बिल्कुल, मतलब अब जब मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई है, मेरे घर में मेरी जो हाउस हेल्प है वो सब, वो भी हैं इस तरह। आप रोड पे चलते हुए आप देखें, वो साइकिल वाला भी यूं दबा के जा रहा है, वो भी फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। तो हर एक का एक अपना मेंटल लेवल होता है। वो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हिसाब से जो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है वो उस हिसाब से चीज़ों को परसीव करते हैं। जिसका नहीं है वो उस हिसाब से देखेगा, या जिसको बचपन से एक चीज़ दिमाग में डाली गई कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, वो अपने उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो अगर नेगेटिव एक लाइन से नीचे ना हो, तो वो अगर 15 कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं और एक नेगेटिव आ रहा है, सो इट डजंट बॉदर मी नाउ। पहले मुझे बहुत बॉदर करता था, अब मैं क्या करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पहले बॉदर करते रहे, जवाब देते रहे या हाँ, जवाब तो अब भी देता हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा कोई बहुत ही स्टूपिड बात कर दे तो जवाब ज़रूरी देना पड़ता है, क्योंकि 10-15 लोग जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए होते हैं वो फिर पीछे पड़ जाते हैं उसके। ये तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वो सब, वो फिर उनकी आपस में शुरू हो जाती है वो एक लंबी, तो वो खुद ही फिर छोड़ के निकल जाता है जो भी होता है। तो वो उन लोग थोड़ी लर्निंग उस इंसान की भी हो जाती है जो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बैठा होता है अब तक, तो वो भी बड़ी ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, वो ब्लॉग डिलीट कर देता हूँ बस। सर ये बताएं, जो ये लोग बुली करते हैं, तो बुली होते भी हैं और करते भी हैं, क्या लोगों को इस तरह करना चाहिए? आप तो खैर बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन बाकी लोग किस तरह इसको रिएक्ट करें, कैसे इसको रिस्पॉन्स दें? देखें, जो लोग बुली करते हैं, एक तो वो बहुत गलत काम करते हैं। उससे क्या होता है कि जो अगला इंसान जिसकी आप बुली कर रहे हैं, तो वो किन हालात में है, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से वो उस सिचुएशन में है, या वो एक सर्टन, स्पेशली बॉडी शेमिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी भाई बहुत सारे लोगों के हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो लोगों को बैकग्राउंड पता नहीं होता, बुली कर रहे होते हैं फजूल में, अपने आप को वो नहीं देख रहे होते कि भाई हमने क्या किया है, या किसी के काम पे आप बुली कर रहे होते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ख़ुद आप कुछ भी नहीं है पीछे। बहुत सारे लोगों के आप देखें प्रोफाइल आके अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं, 3 फॉलोअर होते हैं और राय ऐसे दे रहे होते हैं। तो हाँ, तो वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जो बुली जिसके ऊपर की जा रही होती है, जिसके लिए की जा रही थी, वो उसको नहीं हैंडल कर सकता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं जो बुली कर रहा होता है। सो बुली करना जो है ना, वो एक तो सबसे बड़ी गलत बात है। और जो बुली होता है उसको अगर अक्सर ऐसा होता है कि बुली ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है ना अपने आप को कंट्रोल यूँ करना चाहिए कि उसको उस चीज़ से बॉदर नहीं होना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है, कहना आसान है, लेकिन ये हाल यही है इसका कि आप हाँ, बंदा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो, और यूजुअली जो बुली करते हैं फारिग लोग ही होते हैं, वो यही समझो, जो बुली हो रहा है ना, वो उसको इसी तरह परसीव करना चाहिए कि ये करने वाला है वो फारिग, इसकी अपनी क्या चीज़ है, बिल्कुल वो बेकार आदमी है मेरी नज़र में, और इसी लेवल से सोच सकते तो इसकी लेवल जो है वो क्या है, कुछ मतलब उसकी लेवल ही नहीं है कुछ, वो आपको कर रहा है अगर क्रिटिसाइज या बुली। सो वो उस पर आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। इजाज़ भाई, कुछ मुझे ना आवाज़ गा के सुनाएं, क्योंकि हमारी टीम भी सुनना चाहती है, और सुना आप गाते भी बहुत अच्छे हैं, तो ज़रा गा के चाह रहे हो कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे हो जाए एकदम। तुम हो कहाँ मेरी जान जहाँ है ये ज़िंदगी हंसी, ज़िंदगी का है निशान मेरी जान, ओ जाने जान, तू है जिंदगी मेरी, मैं हूँ बंदगी तेरी, और कर सकेगी ना जुदा मुझको दुनिया कभी नहीं, मेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा
मुझे बस- लगता है प्यारा। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी आंखों का सहारा मिल गया। मुश्किल गाना था भाई ये।